हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लाए हैं टॉप 50 एमसीक्यूज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बाय नर्स कंसेप्ट कोच। एंडोक्रिनोलॉजी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एंडोक्रिनोलॉजी टॉपिक के ऊपर वीडियो है जिसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एंडोक्रिनोलॉजी के वो सारे ही एक्सप्लेन किए गए हैं और पूरा वीडियो हिंदी में है। अगर कंसेप्ट या कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज्ड इन। तो अगर आप सोते वक्त आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है तो वो कौन से कंडीशन से रिलेटेड रहेगा? आपके ऑप्शंस है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। आंसर है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है, तो इस वजह से जो है आपका पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। अब ये क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन रखता है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन यानी आपके कार्डियक मसल्स का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हार्ट कितने जोरों से धड़कता है। अब क्योंकि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इस वजह से सोते वक्त भी पेशेंट का पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्राउन ट्यूमर ऑफ बोन इज सीन इन। तो ये जो बोन है उसमें ब्राउन ट्यूमर्स कौन से कंडीशन से एसोसिएटेड है? आपके ऑप्शंस हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। आंसर है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा हो जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है हमारे ब्लड में जो है आपके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। तो ये जो काम है वो कैसे करता है? आपके ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाकर। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी में आपका जो बोन रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोन के डिस्ट्रक्शन के वजह से जो भी आपका कैल्शियम रिलीज होगा वो जाएगा आपके ब्लड के अंदर। तो इसमें बोन डिस्ट्रक्शन के वजह से ब्लड में कैल्शियम चला जाता है। अब ये जो बोन डिस्ट्रॉय हुआ है वहां पर आपका बोन रिप्लेस होगा फाइब्रस टिश्यू, हेमरेज और हीमोसिड्रीन से। अब ये हेमरेज और हीमोसिड्रीन बेसिकली क्या होता है? ब्लड और ब्लड के बाय प्रोडक्ट, जिस वजह से आपका बोन जो है वहां पर ब्राउन कलर का एक अपीयरेंस आ जाएगा या ब्राउन दिखने लगेगा। इसी को हम बोलते हैं ब्राउन ट्यूमर। अब ये कोई मैलिग्नेंट कंडीशन नहीं है, ये किसी तरह से कैंसर नहीं है, बस एक छोटी सी बिनाइन कंडीशन है जो इस कंडीशन के वजह से होती है। तो ब्राउन ट्यूमर किससे एसोसिएटेड है? आपके हाइपर पैराथायरॉइड से। तो ये याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 40-year-old woman comes with pheochromocytoma. Most characteristic symptom is। तो इसमें क्वेश्चन सिंपल सा है। एक 40 साल के वुमन है जिनको फियोक्रोमोसाइटोमा हो चुका है। तो इस कंडीशन का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक या बहुत ही स्पेसिफिक या यूनिक फीचर कौन सा रहता है? आपके ऑप्शंस है पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन, स्वेटिंग अटैक्स, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर बीफीटम। आंसर है पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन। फियोक्रोमोसाइटोमा ये एक ट्यूमर रहता है आपके एड्रिनल मेड्यूला का।
और एड्रिनल मेड्यूला में भी ये कहाँ पर अफेक्ट करता है, आपके क्रोमैफिन सेल्स में। अब एड्रिनल में ये किस चीज को अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को। अब ये दोनों ही हार्मोन जो है इस ट्यूमर के वजह से ज्यादा हो जाते हैं और उसी के वजह से जो है ये आपके बीपी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हार्मोन जो है आपके प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो यही रीजन है कि पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन हो जाता है। अब पैरोक्सिस्मल का मतलब क्या होता है, पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है कि सडनली जब आपको अटैक की तरह ये प्रेशर बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं पैरोक्सिस्मल, यानी कि सडनली इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन ऑफ अ पेशेंट विद एडिसन्स डिजीज अपीयर्स। एडिसन्स डिजीज में स्किन कलर कैसे हो जाता है, आपके ऑप्शंस हैं येलो, ब्रॉन्ज, ब्लैक या फिर ग्रे। आंसर है ब्रॉन्ज कलर। एडिसन्स पेशेंट का स्किन कलर जो है वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। और ये क्यों होता है, ये होता है हाइपरपिगमेंटेशन के वजह से, क्योंकि आपका मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब मेलानिन का एडिसन्स के साथ क्या रिलेशन, मेलानिन और एडिसन्स जो है, अब एडिसन्स डिजीज जो है इसमें क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल जो होते हैं हार्मोन वो कम हो जाते हैं, यानी कि डिक्रीज हो जाते हैं। और ये कॉर्टिसोल जो है आपके एड्रिनल ग्लैंड से तैयार होता है। अब इसके कमी के वजह से जो है पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट होता है, और वो दो तरह से स्टिमुलेट होता है, यानी कि जब भी वो पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगा तो दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक है आपका ACTH और दूसरा होता है MSH। ACTH यानी कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि आपके एड्रिनल को ये बताता है कि कॉर्टिसोल भेजो। अब उसी जगह पर MSH होता है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हार्मोन जो है वो सिक्रेट या स्टिमुलेट होता है क्योंकि पिट्यूटरी खुद ही स्टिमुलेटेड हो चुका है। अब जब ये स्टिमुलेट होता है तो मेलानिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, और इस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो इन पेशेंट में आपको ACTH का लेवल भी ज्यादा मिलेगा और उसी के साथ साथ मेलानिन का भी लेवल ज्यादा मिलेगा। तो एड्रिनल के कमी के वजह से एडिसन्स डिजीज में पिट्यूटरी स्टिमुलेट होने के वजह से ये हाइपरपिगमेंटेशन देखने को मिलता है। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which condition is characterized by moon face and buffalo hump? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, शायद आपको आंसर ऑलरेडी पता होगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का मुंह मून फेस हो जाता है और पेशेंट को बफेलो हम्प भी आता है? तो आपके ऑप्शंस हैं हाइपरथायराइडिज्म, एडिसन्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम या फिर ग्रेव्स डिजीज। आंसर है कुशिंग सिंड्रोम। अब कुशिंग सिंड्रोम ये वो सिंड्रोम है जिसमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। उसी जगह पर एडिसन्स डिजीज जो है इसमें आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, तो एक में बढ़ जाएगा और दूसरे में घट जाएगा। अब कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने के वजह से फैट जो होता है आपके बॉडी का वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसी वजह से पेशेंट का जो फेस है वो गोल मटोल हो जाता है, बेली जो है वो बहुत बाहर आने लग जाती है, चर्बी बढ़ जाती है। तो ये सारे ही चीजें जो है आपके कॉर्टिसोल लेवल के वजह से होता है। तो ये कुशिंग सिंड्रोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रेटिनिज्म इज अ कंडीशन विच अकर्स ड्यू टू। क्रेटिनिज्म ये क्यों होता है, आपके ऑप्शंस हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरपिट्यूटरिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म। आंसर है हाइपोथायरॉयडिज्म।
अब क्रेटिनिज्म जो है ये हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड कंडीशन है, थायराइड के कम हो जाने के वजह से ये कंडीशन होगी। अब थायराइड ग्लैंड और थायराइड हॉर्मोन्स जो है आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके ब्रेन डेवलपमेंट में। तो इस कंडीशन में थायराइड के कमी के वजह से आपका जो पेशेंट रहेगा उसमें आपको स्टंटेड ग्रोथ दिखाई देगी। उसी के साथ साथ पेशेंट को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी रहेगी, यानी कि वो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है और उसी के साथ साथ बाकी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि कंजेनाइटली या फिर फीटल लाइफ में उस बच्चे को जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई थी, जिस वजह से थायराइड की जो है ऑटोमेटिकली कमी हो गई थी। अब आपको पता ही होगा कि आयोडीन के बिना T3 T4 जो है ये हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं ये नहीं बन पाते। तो यही रीजन है कि आयोडीन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वरना पेशेंट जो है या बच्चा जो है उसमें क्रेटिनिज्म देखने को मिल सकता है। तो क्रेटिनिज्म ये कंडीशन आपके हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द कंडीशंस कॉजेज एवी ब्लॉक? तो एवी ब्लॉक कौन से कंडीशन से रिलेटेड है? आपके ऑप्शंस है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा। आंसर है हाइपोथायराइडिज्म। अब ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा था, जहां पर मैंने बोला था कि आपका थायराइड हार्मोन जो है इसका एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट रहता है आपके हार्ट पर। यानी कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या रहता है? वो हार्ट रेट बढ़ाता है आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाकर। अब क्योंकि पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म है यानी कि थायराइड की कमी है, तो हार्ट जो है यानी कि हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाएगी और पेशेंट जो है उसको एवी ब्लॉक हो सकता है। एवी ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि हार्ट रेट बहुत ही स्लो हो जाती है और इसमें जो है आपका कंडक्शन जो रहता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का वो भी बहुत ही धीमे हो जाएगा। तो ये सब जो है आपके थायराइड की कमी के वजह से होता है, जिस वजह से हाइपोथायराइडिज्म जो है आपका एवी ब्लॉक या फिर स्लो हार्ट रेट कॉज करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हार्ट के लिए। तो अगर आपका थायराइड ज्यादा है तो हार्ट रेट बढ़ेगा, अगर आपका थायराइड कम है तो हार्ट रेट घटेगा। ये हमेशा याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज फीवर इज रिलेटेड टू, आपके ऑप्शंस हैं कॉर्टिसोल, ग्लूकागॉन, पैराथायराइड या फिर ग्रोथ हार्मोन। ये शायद आपके लिए नया क्वेश्चन हो, बट ट्राई करें कि ये सॉल्व करें। आंसर है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल जो है जब भी इंक्रीज होता है, आपको पता ही होगा कॉर्टिसोल जो है ये आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है और इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और जब भी आपकी बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस में जाती है तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। अब ये जो स्ट्रेस हार्मोन है आपको पता होगा कि इसी स्ट्रेस हार्मोन के वजह से जो है आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। आपको ये भी पता होगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो भी आपके ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज फीवर। और ये कंडीशन जो है, ये टर्म जो है ये बस इस बात को दर्शाता है कि किसी भी तरह का फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के वजह से जब आपका ब्लड प्रेशर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज फीवर। तो ये क्यों होता है? ये होता है आपके कॉर्टिसोल के सिक्रीशन के वजह से, यानी कि उसके हाई होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज डायफोरेसिस, ब्रिटल हेयर, फ्लैक्स साइन या फिर कोल्ड सेंसिटिविटी। थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आंसर है डायफोरेसिस।
डायफोरेसिस का मतलब होता है आपका स्वेटिंग। तो बहुत ज़्यादा पसीना आपको कब आएगा? जब आप एक्सरसाइज करोगे या जब आप किसी भी तरह से जो है हीट को प्रोड्यूस करोगे। अगर आपको पता होगा, आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है ये कैलोरीजेनिक ग्लैंड भी या कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। यानी कि ये आपका मेटाबॉलिक रेट जो है उसको बढ़ा देता है और बहुत ज़्यादा जो है कैलोरीज को बर्न कर देता है। तो इसी वजह से जो है अब जब कैलोरीज बर्न होती है तो आपका डायफोरेसिस हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। तो ये आपके हाइपरथायराइडिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an absolute contraindication for ECT treatment? तो ECT यानी कि आपका इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो होती है, जिसमें हम शॉक देते हैं साइकेट्रिक पेशेंट को, इसका कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है? आपके ऑप्शंस हैं रीसेंट स्ट्रोक, आयोटिक एन्यूरिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा या फिर रीसेंट मायोकार्डियल इश्चीमिया। आंसर है फियोक्रोमोसाइटोमा। और वो क्यों? फियोक्रोमोसाइटोमा, अगर आपको आप वापस भूल गए हो तो एक बार याद करा दूं कि ये आपके एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं उसका ट्यूमर रहता है और उसके वजह से आपका एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इस ट्यूमर के वजह से एक चीज होती है और वो है आपका प्रेशर का बढ़ जाना, यानी कि आपका हाइपरटेंशन, और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब इस हार्मोन के वजह से अगर हाइपरटेंशन हो जाए पेशेंट को, स्पेशली क्योंकि ईसीटी के बाद कई पेशेंट को हाइपरटेंशन हो ही जाता है, तो उसके वजह से पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाएगा और हाइपरटेंसिव क्राइसिस के वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है और पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो है हम फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट को कभी भी ईसीटी नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hormone does not control blood glucose level? तो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इनमें से कौन सा हार्मोन कंट्रोल नहीं करता है? आपके ऑप्शंस हैं कॉर्टिसोल, ग्लूकागॉन, इंसुलिन या फिर वेसोप्रेसिन। आंसर है वेसोप्रेसिन, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है और इसका ग्लूकोज के रिलेशन में कोई काम नहीं रहता है। ये जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसका ग्लूकोज से कोई रिलेशन नहीं है। अब कॉर्टिसोल, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ये तीनों ही हार्मोन जो है ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ज्यादा कॉर्टिसोल होने की वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकागॉन जो है उसके भी सिक्रीशन के वजह से जो है आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, जबकि इंसुलिन के सिक्रीशन के वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा? आपके ऑप्शंस है मिक्सेडेमा, एक्रोमेगैली, क्रेटिनिज्म या फिर ग्रेव्स डिजीज। आंसर है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से होता है, एडल्ट्स में होता है ये कंडीशन। तो एडल्टहुड में प्यूबर्टी के बाद भी अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट ज्यादा हो रहा है तो फिर पेशेंट को जो है एक्रोमेगैली होगा। अगर बच्चा जो है यानी कि अभी प्यूबर्टी हुई नहीं है तो उस कंडीशन में बच्चे को जो है जाइगेंटिज्म होगा और वो जो है एडल्टहुड में भी एक जायंट की तरह दिखाई देगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि एपिफिशियल प्लेट जो हमारे बोन
बोन के हाइट को डिटरमाइन करती है, ये जो जब तक बंद नहीं होती, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर जब ये बंद हो जाती है, तो उसके बाद बोन का जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। अब अगर बोन की हाइट नहीं इंक्रीज हो सकती, तो उस वजह से ये जो फेशियल फीचर है, जैसे खली की तरह जो ये जॉ लाइन वगैरह होती है, तो इन जगहों पर एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, बट हाइट में कोई भी इंक्रीमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। बट वही चीज जो है प्यूबर्टी के पहले, क्योंकि हमारा एपिफिशियल प्लेट जो है वो अभी भी खुला हुआ है, तो इस वजह से जो है बोन की जो हाइट है वो इंक्रीज होती रहती है, और उस वजह से बच्चा जो है या वो इंसान जो है वो बहुत ही लंबा आकार का हो जाता है। तो ये है ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट आपके डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the following which patient is at greatest risk for developing hypocalcemia? तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया का रिस्क रहता है? आपके ऑप्शंस है एपेंडिसाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, कार्डियोमायोपैथी या फिर अक्यूट पेनक्रेटाइटिस। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो ध्यान से पढ़िए। आंसर है अक्यूट पेनक्रेटाइटिस। अब अक्यूट पेनक्रेटाइटिस में क्या होता है? अक्यूट पेनक्रेटाइटिस में आपका जो पेनक्रियास होता है वो डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने के वजह से उसके अंदर के सारे एंजाइम्स वो बाहर भेजने लगता है। अब जब भी ये पेनक्रियास के एंजाइम एडिपोज टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं, तो वो आपके कैल्शियम जो ब्लड के अंदर है उसके साथ कंबाइन होकर कैल्शियम सोप बनाते हैं। अब कैल्शियम सोप बनाने के वजह से आपका जो कैल्शियम लेवल होता है ब्लड का वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से पेशेंट जो है उसको हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस रहते हैं। तो अक्यूट पेनक्रेटाइटिस ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन सिंड्रोम इज सीन आफ्टर। आपके ऑप्शंस है हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपरपिट्यूटरिज्म, एड्रिनल एक्टमी या फिर डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये क्वेश्चन नया है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है एड्रिनलेक्टमी। तो एड्रिनलेक्टमी यानी कि जहां पर एड्रिनल्स जो है या आपके एड्रिनल ग्लैंड रिमूव कर देते हैं। तो जब भी आपके एड्रिनल ग्लैंड रिमूव किए जाते हैं, स्पेशली कुशिंग सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए, तो उस टाइम पर जो है पिट्यूटरी का जो ट्यूमर होता है उसकी साइज बढ़ जाती है। तो ये वो कंडीशन है जहां पर एड्रिनल्स के रिमूवल के वजह से आपको एक पिट्यूटरी ट्यूमर दिखाई देगा। अब ये ट्यूमर जो है पहले तो प्रेजेंट था ही, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं था। कुशिंग्स के साथ साथ ये ट्यूमर जो है वो आपका पहले से ही उस पेशेंट में रहेगा, बट क्योंकि वहां पर आपके जो कुशिंग सिंड्रोम में जो आपका कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपका स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा था, इस वजह से वो ट्यूमर जो है वो छोटे का छोटा रहा। अब क्योंकि आपने एड्रिनल्स ही रिमूव कर दिए हैं, तो इसके वजह से कॉर्टिसोल जो है वो कम हो जाएगा और ट्यूमर साइज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब उसके वजह से जो है पेशेंट को एक्सेसिव अमाउंट में आपको ACTH मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगा, पेशेंट को हेडेक होगा, विजन प्रॉब्लम होगा, तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स होगी। तो हमने एक चीज पढ़ी थी जहां पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे ACTH और आपका MSH यानी कि आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, ये दोनों ही आपके तब सिक्रेट होते हैं जब एड्रिनलेक्टमी या फिर एड्रिनल ग्लैंड की डेफिशिएंसी होती है तब। तो ये सारा ही सिम्टम जो है आपको तब मिलता है। वैसे ये कंडीशन काफी रेयर है, बट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरियाज इज अफेक्टेड बाय स्ट्रेस हार्मोन? तो स्ट्रेस हार्मोन के वजह से कौन सा ब्रेन एरिया जो है वो अफेक्ट होता है जिसके वजह से मेमोरी इंपेयर हो जाती है? आपके ऑप्शंस है हिपोकैम्पस, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब या फिर हाइपोथैलेमस। आंसर है
हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस आपका मेमोरी का काम करता है, तो ये इम्पोर्टेंट एरिया रहता है आपके मेमोरी के लिए, ये हमेशा याद रखना। ये वही एरिया है जो आपके एल्जाइमर्स में भी अफेक्ट होता है और इसी वजह से मेमोरी कम हो जाती है। अब इसको जो है वो कौन अफेक्ट करता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस के टाइम पर आपको जो मेमोरी लॉस हो जाती है वो आपका होता है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन हिपोकैम्पस एरिया को अफेक्ट करता है। कॉर्टिसोल जो है ये हिपोकैम्पस की एट्रोफी में मदद करता है। एट्रोफी यानी कि आपका जो साइज है हिपोकैम्पस का वो छोटा कर देता है। अगर उसका साइज कम हो गया तो मेमोरी जो है या मेमोरी स्टोर जो होती है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो है पेशेंट को मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है या भूलने लग जाते हैं। यही रीजन है कि एग्जाम के टाइम पर भी बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीजें जो है वो भूल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका हिप्पोकैम्पस एरिया जो है वो आपके स्ट्रेस हार्मोन के वजह से जो है अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। डाइट इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पेशेंट को हम कौन सा डाइट देंगे? आपके ऑप्शंस है लो कैल्शियम हाई फॉस्फोरस डाइट, हाई कैल्शियम लो फॉस्फोरस डाइट, हाई कैल्शियम हाई फॉस्फोरस डाइट, या फिर लो कैल्शियम लो नो फॉस्फोरस डाइट। आंसर है हाई कैल्शियम और लो फॉस्फोरस डाइट। अब वो इसलिए क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो पैराथायरॉयड की कमी के वजह से पेशेंट को जो है ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। अब उसी के साथ साथ एक और चीज होती है और वो है आपका फॉस्फोरस का बढ़ जाना। तो ये दोनों ही चीजें जो है आपको इस पेशेंट में देखने को मिलेगी। अब जब पेशेंट का फॉस्फोरस बढ़ जाता है तो ये फॉस्फोरस आपके किडनी को डैमेज कर सकता है। किडनी डैमेज हो गई तो पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो बस उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को हाई कैल्शियम डाइट तो देंगे ही क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड तो है नहीं, तो उसका काम जो है ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन करने का वो अब आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जो फॉस्फोरस है उसको बाहर फेंकने का भी काम आपको करना है और उसका भी ध्यान रखना है कि जो फॉस्फोरस है वो आपके डाइट में यानी कि पेशेंट के डाइट में कम हो जाए। तो ये दोनों बात जो है याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which electrolyte imbalance is most likely in a post-thyroidectomy patient presenting with carpopedal spasm and a positive Trousseau sign despite normal टोटल सीरम कैल्शियम लेवल? तो एक पेशेंट है जिनका पोस्ट थायराइडेक्टमी यानी कि थायराइड का ऑपरेशन हो चुका है, थायराइड रिमूव कर दिया गया है। अब इस पेशेंट में कार्पोपिडल स्पाज्म तो देखने को मिलता है और आपका पॉजिटिव ट्रूसो साइन भी देखने को मिलता है। अब ये दोनों ही जो साइन है ये आपको पता है कि हाइपोकैल्सीमिया में होते हैं, ओके। बट ये जो है इसमें क्या बोला गया है कि टोटल सीरम कैल्शियम लेवल कम है, आई मीन नॉर्मल है। तो फिर इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है इसको दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं हाइपरकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू हाइपोअल्बुमिनीमिया, या फिर आयोनाइज्ड हाइपोकैल्सीमिया सेकेंडरी टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। आंसर है, आई नो कि ज्यादातर लोगों को लगा होगा कि ये आंसर आयोनाइज्ड हाइपोकैल्सीमिया सेकेंडरी टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ये आंसर सही होगा, बट ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल है। अब हम ये समझने की कोशिश करते कि हुआ क्या। यहाँ पर थायराइडेक्टमी के बाद ये जो थायराइडेक्टमी हो चुकी है उसके बाद स्ट्रेस के वजह से या इन्फ्लेमेशन के वजह से पेशेंट को एक चीज होती है वो है हाइपोअल्बुमिनीमिया। हाइपोअल्बुमिनीमिया का मतलब क्या होता है? अल्बुमिन की कमी हो जाना।
अब एल्बुमिन जब कम हो जाता है, एल्बुमिन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये आपके कैल्शियम को बाइंड करता है। और अगर आपका एल्बुमिन ही कम हो चुका है तो यहाँ पर आपका जो कैल्शियम है वो भी कम हो जाएगा। अब कौन सा कैल्शियम कम होगा? जो बाउंड कैल्शियम है वो कम हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम किसी को बाइंड नहीं कर पाएगा। बट आपका जो रियल सीरम कैल्शियम लेवल है वो तो नॉर्मल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की कमी नहीं है, बस ये कैल्शियम जो है वो अब किसी के साथ जो है बाइंडिंग या कोई रिलेशन नहीं रख पा रहा है, जस्ट क्योंकि उसके पास एल्बुमिन नहीं है। तो इस वजह से इस पेशेंट में आपको कार्पोपिडल स्पाज्म, आपको ट्रूसोसाइन ये सब दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि बिना बाइंड किए ये कैल्शियम जो है आपके मसल्स में नहीं जा पाएगा। तो यही रीजन है कि सिम्टम्स आपको टेटनी के ही मिलेंगे, बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो हाइपोअल्बुमिनीमिया है। अब ये कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है? सिर्फ थायराइडेक्टमी या टोटल थायराइडेक्टमी ही नहीं, तो पार्शियल थायराइडेक्टमी में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन। द फ्लो ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इनटू डिओडिनम इज कंट्रोल्ड बाय। तो आपका पैनक्रियाटिक जूस जो डिओडिनम में जाता है वो कौन कंट्रोल करता है? आपके ऑप्शंस है एम्प्यूला ऑफ वेटर, डक्ट ऑफ वर्सिंग, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या फिर पाइलोरिक एंट्रम। आंसर है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये जो आपको यहाँ पर ये जो स्फिंक्टर दिख रहा है छोटा सा, ये जो वाल्व जैसे होता है, तो ये आपका आपके पैनक्रियाटिक फ्लो जो है आपके पैनक्रियाटिक जूस का उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hormone acts on the intestine and causes increased calcium absorption? तो वो कौन सा हार्मोन है जो इंटेस्टाइन पर काम करता है ताकि आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से हो सके? आपके ऑप्शंस है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, कैल्सिट्रायोल, थायरॉक्सिन या फिर कैल्सिटोनिन। आंसर है कैल्सिट्रायोल। तो ये वो हार्मोन है या वो सिक्रीशन है जो आपकी किडनी जो है सिक्रीट करती है, स्पेशली आपका जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है किडनी का, तो वो सिक्रीट करता है। और ये जो है ये एक्टिव फॉर्म होता है आपके विटामिन डी का। यही जो है विटामिन डी ये आपके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यही रीजन है हम बोलते हैं कि कैल्शियम के लिए हमें विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। तो ये काम जो है आपका कैल्सिट्रायोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन अ पेशेंट विद पैनक्रेटाइटिस इज। तो पैनक्रेटाइटिस पेशेंट में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्रोग्नोसिस को बदतर कर देता है? आपके ऑप्शंस हैं ल्यूकोसाइटोसिस मोर देन 20,000, एलिवेटेड सीरम अमाइलेज, एलिवेटेड सीरम लाइपेज या फिर डायस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mmHg। आंसर है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जहां पर आपके डब्ल्यूबीसीज बहुत ही बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी डब्ल्यूबीसीज बढ़ चुका होता है तो इसका इंडिकेशन क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अब पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो चुका है और इन्फ्लेमेशन भी हो चुका है। और दोनों ही अगर किसी पैनक्रेटाइटिस पेशेंट में दिखाई दे, यानी कि अगर किसी भी पैनक्रेटाइटिस पेशेंट में डब्ल्यूबीसी का ज़्यादा हो चुका है, तो ये इंडिकेट करता है कि नेक्रोसिस के साथ साथ पेशेंट को जो है इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। और इन्फेक्शन और नेक्रोसिस दोनों ही जो है पैनक्रेटाइटिस के लिए बहुत ही बुरी बात रहेगी या उसका बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस अब तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो आ ही चुका होगा।
Which of the following is a hormonal disorder caused by low levels of cortisol in the blood? तो ऐसा कौन सा hormonal disorder है जिसमें cortisol level की कमी हो जाती है? Options हैं एड्रिनल ट्यूमर, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन्स डिजीज या फिर एक्रोमेगाली। ये हमने अब 2-3 बार डिस्कस कर लिया है, प्लीज आंसर सही से कीजिएगा। आंसर है एडिसन्स डिजीज। तो मैंने बोला था एडिसन्स डिजीज में कॉर्टिसोल कम हो जाता है और कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। A girl presented with irregular periods, acne, and hirsutism, with USG revealing multiple ovarian follicles. Which of the following would be increased in this patient? तो एक वुमन है जिनमें irregular periods हो रखे हैं, बहुत सारे आपके पिंपल्स आ रखे हैं, और हर्सिटिज्म जिसमें फेशियल हेयर जो है वो बढ़ जाता है फीमेल्स में। तो इन सारे के साथ साथ पेशेंट को जो है मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंडीशन जो है किस चीज के इंक्रीज होने के वजह से होती है? आपके ऑप्शंस है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच एलएच रेशियो या फिर एफएसएच लेवल। आंसर है सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल जब भी बढ़ता है तो पेशेंट्स को ये सारी ही प्रॉब्लम जो है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन या फिर एड्रेनालिन। आंसर है एड्रेनालिन। आई नो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, आपको लगा होगा कि शायद ये कॉर्टिसोल है, बट कॉर्टिसोल नहीं होता है। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है, ओके। और आपका इमरजेंसी हार्मोन जो है वो है एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन ही क्यों? क्योंकि एड्रेनालिन आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है, जो आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी करती है, यानी कि आपको भागने के लिए या फिर मारने के लिए मदद करता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। तो ये याद रखना। यही रीजन है कि इमरजेंसी कंडीशन में हम एड्रेनालिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन है द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज। तो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है कॉर्टिसोल, सोमेटोस्टेटिन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रेनालिन। आंसर है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो है ये आपका इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो बहुत सारी जगहों पर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आपका हाइपोथैलेमस, पैनक्रियास और जीआई ट्रैक्ट। अब इन तीनों जगहों पर जो है वो हाइपोथैलेमस और आपके हाइपोथैलेमस में तो वो ग्रोथ हार्मोन आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको जो है रोकता है। फिर आपके पैनक्रियास में इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रोकता है, और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका डाइजेस्टिव एंजाइम को रोकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इनहिबिटिंग हार्मोन है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी लीडिंग टू इंक्रीज्ड बोन रिसॉर्प्शन। तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कौन बढ़ाता है? इनमें से कौन सा हार्मोन है? आपके ऑप्शंस हैं कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या फिर थायरॉक्सिन। जवाब अब तक तो ऑलरेडी आपको पता हो जाना चाहिए। तो आंसर क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन। और पैराथायरॉयड हार्मोन
क्यों ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है? ताकि बोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो। बोन डिस्ट्रॉय होने की वजह से कैल्शियम रिलीज होगा बोन में से और वो जाएगा आपके ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन? आपके ऑप्शंस है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ग्रोथ हार्मोन। आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following hormone does not influence intrauterine growth? तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ को कौन सा हार्मोन अफेक्ट नहीं करता? आपके ऑप्शंस हैं इंसुलिन, IGF-1, थायरॉक्सिन या फिर ग्रोथ हार्मोन। आंसर है ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन जो है इसका काम बर्थ के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि इंट्रायूट्राइन पीरियड में उसका ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। थायरॉक्सिन आपके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रायूट्राइन पीरियड में। आईजीएफ भी इम्पॉर्टेंट है और इंसुलिन भी इम्पॉर्टेंट है। इंसुलिन के वजह से ही हम मैक्रोसोमिया या बिग बेबी जो है वो हो जाता है। ये सारी चीजें जो है इंसुलिन के ग्रोथ के वजह से है, जबकि थायरॉक्सिन आपके ओवरऑल बेबी के ग्रोथ और उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ग्रोथ हार्मोन बाद में काम करता है और प्यूबर्टी तक वो ग्रोथ में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the role of gonadotropin releasing hormone antagonist during an IVF cycle? तो IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाले साइकिल में हम जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देते हैं उसका बेसिकली काम क्या है? आपके ऑप्शंस है टू स्टिमुलेट फॉलिकल ग्रोथ, टू प्रिवेंट प्रीमैच्योर LH सर्ज, टू ट्रिगर ओव्यूलेशन या फिर टू सपोर्ट लुटियल फेज। आंसर है टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर LH सर्ज। अब LH सर्ज के वजह से ओव्यूलेशन होता है ये तो हमें पता ही है। अब जब भी किसी भी पेशेंट में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उस टाइम पर LH सर्ज हो जाएगा और अगर ये हो गया तो फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा। यही रीजन है कि हम GnRH एंटागोनिस्ट यानी कि जो उसको इनहिबिट करता है वो देते हैं, ताकि अचानक से LH सर्ज ना हो और उस वजह से ओव्यूलेशन जो है वो ना हो। तो जब हमें या जब पेशेंट रेडी होता है तभी हम जो है पेशेंट को LH सर्च के लिए या फिर ओव्यूलेशन के लिए रेडी करते हैं। उससे पहले LH सर्च ना हो इसके लिए हम ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट जो है वो देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर इन द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में सबसे पहला ग्लैंड कौन सा अपीयर होता है? आपके ऑप्शंस हैं एड्रिनल, थायराइड, ओवरी या फिर पिट्यूटरी। आंसर है सबसे पहले आता है थायराइड। आई नो कि आपको लगा होगा कि पिट्यूटरी होगा, बट नहीं, पिट्यूटरी बाद में आता है। बट उससे पहले आता है आपका थायराइड, क्योंकि थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके ग्रोथ के लिए और बेबी का जो भी मेंटल और ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What inhibits GnRH during luteal phase of menstrual cycle? तो अभी मैं हमने कुछ क्वेश्चन पहले हमने ये किया था। तो लुटियल फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस टाइम पर GnRH को कौन इनहिबिट करता है आप नेचुरली? आपके ऑप्शंस है प्रोजेस्टेरॉन, FSH, ईस्ट्रोजन या फिर LH। आंसर है
प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन के वजह से जो है लुटियल फेज मेंटेन रहेगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन नीचे हो जाता है उसी वक्त जो है आपके पेशेंट जो है या उस इंसान में जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। तो ये याद रखना कि एलएच सर्च के वजह से जो है ओव्यूलेशन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन के कमी के वजह से जो है मेंस्ट्रुएशन होता है। तो मेंस्ट्रुएशन जो है जीएनआरएच को जो है पहले इनहिबिट करता है। जैसे ही जो आपका मेंस्ट्रुएशन जो है वो आने वाला होगा, तब आपका प्रोजेस्टेरॉन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर गैलेकोकाइनेटिक हार्मोन कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोलैक्टिन। आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन गैलेकोकाइनेटिक होता है। काइनेटिक यानी कि इजेक्ट करना या मूवमेंट करना। तो ये जो आपका मिल्क का इजेक्शन होता है या इजेक्शन ऑफ मिल्क जो है वो आपके ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है। बट उसी जगह पर मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो आपके प्रोलैक्टिन का फंक्शन रहता है। तो इनमें कंफ्यूजन मत रखना। प्रोलैक्टिन का काम है प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन का काम है इजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The hormone that increases water resorption by inserting water channel or aquaporin is। So water के resorption में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? आपके ऑप्शंस है एंटीडायूरेटिक हार्मोन, एंजियोटेंसिन, एंड एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड या फिर अल्डोस्टेरोन। आंसर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि आपके डायूरेसिस को कम करने वाला। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वाटर जो है यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर चला जाता है। तो उसको जो है रोकता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये कैसे रोकता है? ये वाटर को जो है वापस से एब्जॉर्ब करता है किडनी में। तो वाटर जो है वापस से किडनी में एब्जॉर्ब होने के वजह से वो वापस से जो है सर्कुलेशन में जाता है, वो जो है वो बाहर नहीं जा पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following stimulate the release of ADH from posterior pituitary gland? So एंटीडायूरेटिक हार्मोन को स्टिमुलेट कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज सोडियम लेवल इन ब्लड, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड या फिर डिक्रीज सोडियम लेवल इन ब्लड। आंसर है इंक्रीज सोडियम लेवल इन ब्लड। तो एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है जब भी आपका सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तब ये जो है स्टिमुलेट होता है, और इस वजह से जो है पिट्यूटरी एडीएच को सिक्रीट करती है। ये इसलिए ताकि जो किडनी है वो आपके वाटर को वापस से अंदर ले। अब अगर पेशेंट का सोडियम जो है वो ज़्यादा हो चुका है तो इसका मतलब है पेशेंट डिहाइड्रेट हो चुका है। अगर जो आपका वाटर जो है या पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बहने लगा या बाहर चला जाए तो फिर ये सोडियम को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पर किडनी जो है उसको मैसेज भेजता है एडीएच कि अब आपको बहुत ज़्यादा पानी जो है वापस से एब्जॉर्ब करना है। अब ये पानी जाएगा आपके पूरे सर्कुलेशन में या ब्लड में, और फिर ब्लड में जो आपका सोडियम है उसको वो डाइल्यूट कर देगा। इसी तरह से ये वाटर बैलेंस जो है मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन इज असेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन? ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कर रखा है, आई होप कि आपको आंसर आता होगा। आपके ऑप्शंस हैं थायराइड, ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन। आंसर है
प्रोलैक्टिन, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो आपका प्रोलैक्टिन करता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क के इजेक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनीज रिस्पॉन्ड बाय। तो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो किडनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? आपके ऑप्शंस हैं स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच, प्रोड्यूसिंग अल्डोस्टेरोन, सिक्रेटिंग रेनिन, या फिर इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। आंसर है सिक्रेटिंग द रेनिन। आपको पता होगा हम एक चीज बोलते हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बीपी के रेगुलेशन में, उसको हम बोलते हैं रास सिस्टम, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। और उसका फर्स्ट स्टेप ही है आपका रेनिन। और आपको पता है कि रेनिन जो है हमारी किडनी से सिक्रेट करती है। तो अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ तो भी किडनी जो है आपका रेनिन सिक्रेट करेगी, और अगर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया तो रेनिन की सिक्रीशन जो है उसको स्टॉप करेगी। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो है आपका रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with head injury has large amount of clear colorless urine output. The most likely cause of this is। तो एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुई है और इन पेशेंट जो है उसमें आपको बहुत सारा यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है जो कि कलरलेस है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं डिक्रीज एडीएच सिक्रीशन, एक्सेसिव आईवी फ्लूइड, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सिटोनिन, या फिर इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन। आंसर शायद अब तक आपको पता चल गया होगा, कंफ्यूज मत होना। आंसर है डिक्रीज्ड एडीएच सिक्रीशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एडीएच जो है डायूरेसिस के ऑपोजिट काम करता है। तो अगर एडीएच कम हो गया तो डायूरेसिस ज्यादा होगा, यानी कि यूरिन आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यूरिन आउटपुट यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका एडीएच सिक्रीशन डिक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय विच पिट्यूटरी हार्मोन। तो सर्टोली सेल्स जो होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। तो ये जो है ये कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से रेगुलेट होता है? आपके ऑप्शंस हैं एलएच, एफएसएच, जीएच, या फिर जीएनआरएच। आंसर है एफएसएच। एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, स्पेशली क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है जो आपके स्पर्मियोजेनेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है वो प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो एफएसएच जो है ये वो आपके पिट्यूटरी हार्मोन है जो सर्टोली सेल्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन हाइपोफाइसेक्टमी थ्रू क्रेनियोटोमी इज। सो क्रेनियोटोमी के थ्रू हाइपोफाइसेक्टमी करने का सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है? आपके ऑप्शंस है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, पिट्यूटरी कैंसर, या फिर डिक्रीज इन एडीएच। आंसर है डिक्रीज इन एडीएच। अब ये इसलिए क्योंकि हाइपोफाइसेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जब भी हम ये काम करते हैं यानी कि पिट्यूटरी रिमूव कर देते हैं तो इनमें एक ही पिट्यूटरी हार्मोन है और वो है एडीएच। ओके, तो एडीएच कम हो जाएगा, पिट्यूटरी कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि पिट्यूटरी है ही नहीं वहां पर, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने रिमूव कर दिया है, तो प्रोलैक्टिन कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। और इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग नॉर्मल रहेगी क्योंकि ब्लीडिंग का आपके पिट्यूटरी हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The secretion of which of these glands differ in male and female? Gonadal, parathyroid, adrenal और pancreas? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या है? गोनेडल। तो गोनेडल जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, इनका जो सिक्रीशन होता है मेल और फीमेल में अलग अलग रहता है और यही रीजन है कि मेल्स थोड़े अलग दिखते हैं फीमेल्स के बराबरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही कॉमन बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेट डाउन रिफ्लेक्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच हार्मोन? आपके ऑप्शंस है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। आंसर है ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन जो है मैंने कहा था मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो बाहर निकल जाए। ओके, तो उसको हम बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो ये काम जो है वो ऑक्सीटोसिन करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? सो इंसुलिन का इनमें से कौन सा काम नहीं होता है? आपके ऑप्शंस है डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस। आंसर है ग्लूकोजिनो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी न्यू ग्लूकोज तैयार करना। अब ये फंक्शन इंसुलिन का नहीं हो सकता क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, तो वो नए ग्लूकोज को नहीं बनाने जाएगा। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके ग्लूकोज नॉन ग्लूकोज सब्सटेंसेस होते हैं जैसे प्रोटीन, फैट, उसमें से ग्लूकोज तैयार करना। अब डिक्रीजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये हो सकता है क्योंकि ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना। अगर ग्लाइकोजन ब्रेक हो गया तो फिर उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा और ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। इंसुलिन ये काम जो है डिक्रीज करने का काम करेगा। लाइपोजेनेसिस, हाँ, इंसुलिन के वजह से जो है लिपिड यानी कि जो भी ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट होते हैं और उसी के साथ साथ ग्लाइकोजेनेसिस भी होता है क्योंकि इंसुलिन सभी ग्लूकोज को यानी कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके आपके लीवर में भेज देता है। तो इंसुलिन के ये तीनों भी फंक्शन जो है वो होते हैं बट ये वाला फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी इन इंडिया इज? आपके ऑप्शन है टीबी, एचआईवी, पोस्टपार्टम या फिर नन ऑफ द अबव। तो एड्रिनल की इनसफिशिएंसी या कमी कौन से इनमें से कौन से डिजीज के वजह से होती है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर है। आंसर है टीबी। तो टीबी जो है उसके वजह से जो है एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के जो भी आपके हॉर्मोन्स है वो कम हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि माइकोबैक्टीरियम जो है ये एड्रिनल तक पहुंच जाता है और उसको जो है वो खत्म कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी वजह से हम बोलेंगे कि टीबी के वजह से एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स हॉर्मोन। तो ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपना हॉर्मोन स्टोर कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं पिट्यूटरी, पैनक्रियास, थायराइड या फिर एड्रिनल ग्लैंड। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, शायद आपको अब तक आंसर पता चल चुका है। तो आंसर है थायराइड ग्लैंड।
आपको पता ही होगा कि थायराइड ग्लैंड जो है अपना थायराइड यानी कि T3 T4 दोनों को खुद ही अपने में स्टोर कर सकता है। बाकी ये सारे जो हॉर्मोन्स है ये बेसिकली जब भी उनको स्टिमुलेट किया जाएगा तभी प्रोड्यूस करेंगे और उसी वक्त वो सिक्रेट करके खत्म भी कर देंगे, वो स्टोर करने नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ चेंज इन साइज एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी में जो आपके ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है उसका कारण क्या रहता है? आपके ऑप्शंस है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बिकॉज ऑफ वेट गेन, ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट दैट कॉजेज द ब्रेस्ट टू बिकम लार्जर, या फिर कॉर्टिसोल सिक्रेटेड बाय एड्रीनल। आंसर है ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बढ़ने की वजह से ही साइज जो है ब्रेस्ट साइज वो बढ़ जाती है। और एस्ट्रोजन जो है वो मिल्क डक्ट जो है आपके उसको बढ़ाने में या उसकी साइज बढ़ाने में मदद करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है मिल्क ग्लैंड्स जो है उनको डेवलप करने में मदद करता है। दोनों भी जो है वो आपके प्रेगनेंसी के टाइम पर ही स्टार्ट हो जाएंगे डेवलप होना, और जैसे ही लैक्टेशन खत्म हो जाता है धीरे धीरे ब्रेस्ट जो है वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो है एक्शन इनमें से सब होता है सिवाय, आपके ऑप्शंस हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, डिलेड वुंड हीलिंग एंड वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट। आंसर है लाइपोजेनेसिस। तो लाइपोजेनेसिस जो है वो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन नहीं होता। लाइपोजेनेसिस का मतलब होता है फैट जो है उसको तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्लैंड सिक्रेट्स। तो पीनियल ग्लैंड जो है ये क्या सिक्रेट करता है? आपके ऑप्शंस है ओपियोइड्स, ग्रेलिन, मेलेटोनिन या फिर मेलेनोसाइट्स जो मिलेटिंग हार्मोन। और आंसर है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो है ये पीनियल ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है। अब मेलेटोनिन और मेलानिन सेम नहीं होता है। मेलेटोनिन आपके स्लीप वेक साइकिल जो है उसको मेंटेन करता है और उसी के साथ साथ आपका सर्काडियन रिदम यानी दिन और रात में ये जो चेंजेस होते रहते हैं कि दिन में आपका बॉडी टेम्परेचर इतना रहेगा या आपकी हार्ट रेट इतनी रहेगी, ये सब जो है आपका मेलेटोनिन मेंटेन करता है। तो मेलेटोनिन जो है ये है आपका पिनियल ग्लैंड, और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो एस्ट्रोजन अर्ली इन साइकिल प्रोवाइड्स। आपके ऑप्शंस है नो इफेक्ट ऑन पिट्यूटरी, पॉजिटिव फीडबैक ऑन एफएसएच, पॉजिटिव फीडबैक ऑन एलएच या नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच। आंसर है नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच। तो अगर आपका एस्ट्रोजन कम है तो उसके वजह से जो है एफएसएच बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में एक के बढ़ने के वजह से दूसरा बढ़ता है। तो यहाँ पर लो एस्ट्रोजन के वजह से जो है एफएसएच बढ़ता है और वो अपना काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीज इन। आपके ऑप्शंस है डायबिटीज मेलाइटस, ग्रेव्स डिजीज, प्रेगनेंसी या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आंसर है प्रेगनेंसी।
अब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है वो ईस्ट्रोजन के इफेक्ट के वजह से लीवर में प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। और ये जो आपका टीबीजीज है ये आपके थायराइड हार्मोन को बाइंड करके टोटल थायराइड हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ा देता है। इसके वजह से ही फीटल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो पाता है और बच्चा जो है वो बहुत ही तंदुरुस्त बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, hyperfunctioning of anterior pituitary in प्रीप्यूबर्टल चिल्ड्रन कॉजेस। सो प्यूबर्टी के पहले अगर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत ज्यादा काम करता है तो क्या होगा? जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगैली, एडिसन्स डिजीज या कुशिंग्स डिजीज? आंसर है जाइगेंटिज्म। आपको ऑलरेडी पता होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसी से हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है और मैंने बताया था प्यूबर्टी के पहले जो है जाइगेंटिज्म होगा अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन हुआ तो, और प्यूबर्टी के बाद एक्रोमेगैली जो है वो होगा अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कॉजेस ओव्यूलेशन? आपके ऑप्शंस है एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या फिर लुटेनाइजिंग हार्मोन। आई गेस इसका आंसर सबको ही पता होगा। आंसर है लुटेनाइजिंग हार्मोन। तो लुटेनाइजिंग हार्मोन के ज्यादा होने के वक्त ही यानी कि एलएच सर्च के टाइम पर ही ओव्यूलेशन होता है। फॉर वॉचिंग, आई होप कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक सी यू सून।